बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बाद अमित शाह से राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है और हर किसी के मन में यह सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होगा। दरअसल 20 अप्रैल को उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी और दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत भी हुई। वहीं इस मुलाकात के बाद पटना लौटे उपेंद्र कुशवाहा ने इस मसले पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और बताया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में उनका क्या स्टैंड होगा। पता नहीं, अब आपको जब मालूम है तो हमसे पूछ क्यों रहे हैं। देखिए, हमको जब जानकारी देनी होगी तब हम देंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। वहीं सवाल जवाब के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर भी वार किया। नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। तो उधर उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात के बाद जेडीयू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कुशवाहा का अमित शाह से कोई मतलब रखता है क्या? ये क्या राजनीति, बिहार की राजनीति में ऐसी स्थिति में है कि यदि मिलते भी हैं, साथ में रहने का वचन भी देते हैं या कुछ दूसरी भी बात है, उसका कोई प्रभाव नहीं। देखिए, राजनीति में एक बात आप समझ, क्रेडिबिलिटी की बड़ी कीमत होती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा उनसे अलग हो गए थे और उसके बाद से ही दोनों की सियासी भिड़ंत जारी है और नीतीश कुमार से अलग होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुशवाहा बीजेपी के करीब आएंगे। असम की कांग्रेस में उत्पीड़न को लेकर नया मोड़ सामने आया है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस यूथ की पूर्व अध्यक्ष अंकिता दत्ता की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने ही नेता के साथ अन्याय और भेदभाव कर रही है। हम असम में जब भी ये इशू हमारा सामने आया था, हमने यही बोला था कांग्रेस पार्टियों को कि ये आपका अंदरूनी विषय है, आप इसको समाधान कर लीजिए। एक बेटी का जब एक अस्मिता का सवाल होता है तब कोई भी हो उनको कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन आज अभी मुझको पता चला कि कांग्रेस पार्टी ने उनको एक्सपेल किया, इशू को सुलझाया नहीं। अगर पार्टी ने इशू को नहीं सुलझाएगा तब कानून सुलझाना पड़ेगा। तो अभी मेरा मानना है कि कानून अपना रास्ता लेगा। अंकिता दत्ता की ओर से लगातार उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर आवाज उठाना अब उन्हें भारी पड़ गया है। हालांकि कांग्रेस ने दत्ता को उनके अध्यक्ष पद से हटा दिया है। इससे पहले दत्ता ने ट्वीट कर अपना दर्द एक बार फिर बयां किया और कहा कि हाँ, मुझे पता है इससे मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। अगर ये कीमत मुझे चुकानी है तो ठीक है। अगर किसी को मेरे घर या ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी हो तो वो कर सकता है। पिछले 6 महीने से मुझे परेशान किया जा रहा था। आगे दत्ता ने कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही गतिविधियों को लेकर भी खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस में पार्टी विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, जिसके चलते मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और उनके आईवाईसी सचिव वर्धन यादव पिछले 6 महीनों से मेरा उत्पीड़न कर रहे थे। बता दें, इससे पहले अंकिता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे, जिसमें अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और उनके आईवाईसी सचिव वर्धन यादव उन पर बीजेपी ज्वाइन करने का आरोप लगा रहे थे। इसलिए अंकिता ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मदद की गुहार भी लगाई थी। महाराष्ट्र की सियासी हवा इस समय बदली हुई है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अजीत पवार एनसीपी का दामन छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लेकर खूब सियासी हंगामा मचा था और अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और एनसीपी नेता अजीत पवार के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच अजीत पवार ने पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की है। साथ ही खुद के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जाहिर कर दी है। इस इंटरव्यू में अजीत पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी करिश्मा है,
और जो काम अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली जोशी जैसे नेता नहीं कर सके, वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। वहीं 2024 में सीएम पद की दावेदारी पर अजीत पवार ने कहा कि अगर मौका मिले तो वो महाराष्ट्र का सीएम बनना पसंद करेंगे। अजीत पवार के इस बयान ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है और उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर अजीत पवार को घेरा है। अजित पवार ही एक स्वीट डिश आहे, गोड आहेत ते फार गोड माणूस आहे, गोडवा आहे। सध्या ते तुमच्यावर रागावले काय? रागावू द्या, माणसाने मन मोकळं केलं पाहिजे। संजय राउत के इस बयान पर पलटवार करते हुए एनसीपी नेता अजीत पवार भी चुप नहीं रहे और संजय राउत को अपने निशाने पर लिया। कौन संजय राउत? शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार नाही, मी कोणाचं नाव घेतलेलं नव्हतं, कोणाच्या अंगाला का लागावं? मी माझा पक्ष आणि आम्ही आमच्या पुरतं बोललेलो होतो। कौन संजय राउत? कौन संजय राउत? शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार नाही, मी कोणाचं नाव घेतलेलं नव्हतं, कोणाच्या अंगाला का लागावं? मी माझा पक्ष आणि आम्ही आमच्या पुरतं बोललेलो होतो। वहीं मुंबई में एनसीपी के एक सम्मेलन में भी अजीत पवार नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें, मुंबई की बजाय वो पुणे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और उनके एनसीपी के कार्यक्रम से दूर रहने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद शरद पवार की ओर से भतीजा अजीत पवार को साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की स्टोरी में एक नया मोड़ आ गया है। सीबीआई उनसे वेरिफिकेशन करने के लिए आने वाली है। सीबीआई के अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है। इस दौरान ये बताया गया था कि उनसे क्लैरिफिकेशन लेने के लिए एक अधिकारी उनके निवास पर आने वाला है। जम्मू कश्मीर में उनके राज्यपाल रहते हुए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा, उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं जाना है, बल्कि सीबीआई के अधिकारी खुद उनसे मिलने के लिए घर आने वाले हैं। सीबीआई ने समन नहीं भेजा है, बल्कि स्पष्टीकरण मांगा है। सीबीआई की ओर से उन्हें कोई समन नहीं मिला है, बल्कि ये कोरी अफवाह है। सत्यपाल मलिक पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सत्यपाल मलिक जी ने भ्रष्टाचार के विषय में भी कुछ कहा कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया गोवा के, जब वो राज्यपाल थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में गोवा के मुख्यमंत्री का जो भ्रष्टाचार है वो जब लाए तो कार्रवाई मुख्यमंत्री पर नहीं हुई। आज भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जी को आनन फानन में हटा दिया गया गोवा से। एक विशेष विमान भेजा गया उनको कि यहां से रवाना करो, यहां बैठो भी नहीं, रुको भी नहीं, एक दिन भी नहीं रुको। तो सत्यपाल मलिक जी ने अदानी जी वाले मुद्दे पर भी अपने विचार रखे कि प्रधानमंत्री को यह अदानी वाला जो मामला है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तमाम कारण बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसीज अब सत्यपाल मलिक जी का पता उन्हें मिल गया हो, अब वो जा रहे हैं। सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए हैं। अमित शाह ने कहा, आपको उनसे यह भी पूछना चाहिए कि उनको ये सारी बातें हमारे साथ छोड़ने के बाद ही क्यों याद आ रही हैं। अंतरात्मा उस वक्त क्यों जागृत नहीं होती जब लोग सत्ता में होते हैं। सत्यपाल मलिक की बात सही है तो वह गवर्नर रहते हुए चुप क्यों रहे। सत्यपाल मलिक को गवर्नर रहते हुए इस विषय पर बोलना चाहिए था। ये सब सार्वजनिक चर्चा के विषय नहीं है। सत्यपाल मलिक को 2018 में बतौर राज्यपाल जम्मू कश्मीर भेजा गया था। मलिक के कार्यकाल में ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। इसके बाद उन्हें बतौर राज्यपाल मेघालय भेज दिया गया, लेकिन इस बीच उन्होंने दावा किया था कि उन्हें 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी।
कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और 13 मई को मतगणना होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 21 अप्रैल को बैंगलोर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा भी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद नड्डा का राज्य में ये पहला दौरा था। नड्डा ने बीदर में रोड शो किया और लोगों को संबोधित किया। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये स्लोगन नहीं है, ये आत्मा है भारत की, जिसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी इसको पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को सहयोग देने का मतलब है कि कर्नाटक को डबल इंजन की सरकार से रोकना और बैक गियर में लगा देना, रिवर्स गियर में लगा देना। जब मैं रिवर्स गियर बोलता हूं, मैं अभी हुबली में गया था तो हुबली में मैंने भाषण दिया, तो हमारे कांग्रेस के लोग सोशल मीडिया में कहने लगे कि जेपी नड्डा कर्नाटक की जनता को धमकी दे रहा है कि अगर डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी तो मोदी जी अपनी स्कीमों का पैसा देना बंद कर देंगे। ये देखिए, बांटने का काम शुरू हो गया। इसी के साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीप शेट्टार ने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ थामा था। शेट्टार ने कहा था उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, जिसके चलते बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ, ನವೀನ್ ಗುರುರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಯಶವಂತಪುರ ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಜ ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮೇತ बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीप शेट्टार को कांग्रेस प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार ने हुबली सेंट्रल का टिकट दिया। उत्तराखंड में 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर चारधाम यात्रा शुरू हुई। ऐसे में दोपहर करीब 12:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुले गए और मंदिर को फूलों से सजाया गया। वहीं इसके साथ ही उत्तराखंड के खरसाली से मां यमुना की डोली भी रवाना हुई। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांव खरसाली से मां यमुना की डोली के प्रस्थान समारोह में शामिल हुए। ऐसे में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और सीएम ने विधिवत रूप से पूजा पाठ किया। वहीं चारधाम यात्रा की बात करें तो 21 अप्रैल तक 16 लाख लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। उत्तराखंड सरकार ने तीर्थयात्रियों की निर्धारित संख्या में दर्शन करने पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यमुनोत्री धाम से आज चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है। मैं सभी को बधाई देता हूं और इस बार की यात्रा हर्षोल्लास के साथ होगी। कोई भी श्रद्धालु यहां आएंगे तो सभी को दर्शन कराएंगे, इसलिए कैंपिंग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी चारधाम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट registration&touristcare.uk.government.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। Bell icon. Never miss an update.